चलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और अगर आप सभी लाइव आ चुके हैं तो एक बार यस लिख देना। तो शुरुआत करते हैं। आज का जो बायोलॉजी की है, कल आपकी 10वीं क्लास हो गई थी, आज की आपकी 11वीं क्लास है, जिसमें आपका जो चैप्टर रहेगा वो रहेगा श्वसन। तो कोई भी बातें न करें, हम शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। हमारा जो पहला क्वेश्चन रहेगा, आपकी डेली 9 बजे क्लास होती है, ठीक है, और आपका चैप्टर है 11वां। तो सभी क्वेश्चन आंसर पर ध्यान देंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है कि श्वसन जो होता है, प्रकाश में केवल उन कोशिकाओं में जो हरी नहीं होती हैं, प्रकाश व अंधेरे दोनों में उन कोशिकाओं में जो हरी नहीं होती हैं, सभी जीवित कोशिकाओं में प्रकाश व अंधेरे दोनों में, या सभी जीवित कोशिकाओं में केवल प्रकाश में। श्वसन किस में होता है? आप सभी का बिल्कुल सही जवाब आ चुका होगा। चलिए बताएं क्या हो जाएगा। तो श्वसन में जो होता है, श्वसन होता है सभी जीवित कोशिकाएं में। किसमें? श्वसन जो होता है सभी जीवित कोशिकाओं में प्रकाश व अंधेरे दोनों में होता है। श्वसन रात में और दिन में दोनों में होता है और सभी जीवित कोशिकाओं में होता है। अगला क्वेश्चन, कोशिका में श्वसन का जो स्थल है, कोशिका में श्वसन का जो स्थल है वो क्या कहलाता है? राइबोसोम, केंद्रक, गाल्जिकाय या माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका में श्वसन का जो स्थल है वो क्या कहलाता है? आपके सामने दो क्वेश्चन है। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का पावर हाउस, अगर आपसे पूछ ले कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। और आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं तो लाइसोसोम को कहते हैं। और क्वेश्चन पूछा हुआ है कोशिका में श्वसन का जो स्थल है वो भी है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। अगला क्वेश्चन, ग्लाइकोलाइसिस उपस्थित होता है। ग्लाइकोलाइसिस जो उपस्थित होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, कोशिका द्रव्य में होता है, रिक्तिका में होता है या केंद्रक में होता है? बताएं, ग्लाइकोलाइसिस जो उपस्थित होता है वो किस में होता है? बताएं तीसरे नंबर का। तो ग्लाइकोलाइसिस उपस्थित होता है आपके कोशिका द्रव्य में उपस्थित होता है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगला क्वेश्चन पूछा हुआ है चौथे नंबर का, कार्बोहाइड्रेट और वसा उपापचय या ग्लाइकोलाइसिस क्रेब्स चक्र एवं वसी अम्ल के ऑक्सीकरण के बीच में कड़ी होती है। क्या क्वेश्चन है? कार्बोहाइड्रेट एवं वसा उपापचय या ग्लाइकोलाइसिस क्रेब्स चक्र एवं वसी अम्ल के ऑक्सीकरण के बीच में जो कड़ी होती हैं उसे एसिटाइल कहते हो, ऑक्सेलो एसीटेट कहते हो, सिट्रिक अम्ल कहते हो या पाइरुविक अम्ल कहते हो? बताएं। तीसरा चौथे नंबर का क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट और वसा उपापचय या ग्लाइकोलाइसिस क्रेब्स चक्र एवं वसी अम्ल चक्र के थीटा ऑक्सीकरण के बीच में जो कड़ी होती है ना, उसे हम कहते हैं एसिटाइल CoA कहते हैं। पांचवें नंबर का क्वेश्चन, यूकेरियोट्स में मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यूकेरियोट्स में ग्लूकोज के एक अणु के पूर्ण ऑक्सीकरण द्वारा ATP का जो शुद्ध लाभ होता है वो होता है 20 ATP, 36 ATP, 46 ATP या 8 ATP। क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है? यूकेरियोट्स में ग्लूकोज के एक अणु के पूर्ण ऑक्सीकरण द्वारा ATP का जो शुद्ध लाभ होता है वो कितने ATP होता है? छठे नंबर का क्वेश्चन, तो वो जो होता है आप सभी को पता है वो क्या होता है? पांचवें नंबर का क्वेश्चन है वो, पांचवें नंबर का बिल्कुल सही, वो होता है आपका 36 ATP, है ना। यूकेरियोट्स में ग्लूकोज के एक अणु के पूर्ण ऑक्सीकरण द्वारा ATP का जो शुद्ध लाभ होता है वो होता है 36 ATP। अनाक्षी श्वसन का अंतिम उत्पाद कौन सा है? बताएं। अनाक्षी श्वसन का छठे नंबर का क्वेश्चन है, अनाक्षी श्वसन का जो अंतिम उत्पाद है वो कौन सा है? ग्लूकोज, पाइरुविक अम्ल, एथाइल एल्कोहल तथा CO2 या इनमें से कोई नहीं? मैं किसी भी, आप सभी के आंसर भी सही आ रहे हैं, मैं किसी भी कमेंट पर कोई आज ध्यान नहीं दूंगा, ठीक है। आज हम देखेंगे कितने दिन में अपन अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। तो जो पहली बार देख रहे हैं लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना और हमारे साथ जुड़ना है तो जुड़ जाना। अनाक्षी श्वसन का अंतिम उत्पादन कौन सा होता है? था छठे नंबर का, बिल्कुल सही। तो वो लास्ट उत्पादन होता है एथाइल एल्कोहल तथा CO2। अगला क्वेश्चन है, आक्षीय श्वसन तथा अनाक्षीय श्वसन की सामान्य अवस्था कौन सी है? आक्षीय श्वसन तथा अनाक्षीय श्वसन की जो सामान्य अवस्था है, टाई कार्बोक्सिलिक अम्ल चक्र, ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलीकरण, ग्लाइकोलाइसिस या क्रेब्स चक्र। आक्षीय श्वसन तथा अनाक्षीय श्वसन की जो सामान्य अवस्था होती है ना, वो कौन सी होती है? बताएं। वेरी वेरी गुड,
अक्षीय श्वसन तथा अनाक्षीय श्वसन की जो सामान्य अवस्था होती हैं वो ग्लाइकोलाइसिस होती हैं। क्या होती हैं? 7वें नंबर का क्वेश्चन है, ग्लाइकोलाइसिस होती हैं। 8वें नंबर, जब पायरुविक अम्ल के, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला चैप्टर, जब पायरुविक अम्ल के एक अणु में अनाक्षीय श्वसन से लैक्टिक अम्ल बनता है तो क्या होता है? 3 एटीपी अणु की हानि होती है, 6 की होती है, 2 का लाभ होता है या 4 का लाभ होता है? बताएं। जब पायरुविक अम्ल के एक अणु के अनाक्षीय श्वसन से लैक्टिक अम्ल बनता है तो क्या होता है? बिल्कुल सही, उसमें 6 एटीपी अणु की हानि होती है। क्या होती है? 6 एटीपी अणु की हानि होती है। अगला क्वेश्चन, श्वसन के दौरान पायरुविक अम्ल का जो निर्माण होता है वो कहाँ पर होता है? बताएं। श्वसन के दौरान पायरुविक अम्ल का जो निर्माण होता है वो ग्लाइकोलाइसिन में होता है, क्रेब्स चक्र में होता है, एचएमबी मार्ग में होता है या CO2 में होता है? बताएं किस में होता है? शाबाश, 9वें नंबर का क्वेश्चन, वो होता है आपके ग्लाइकोलाइसिस में होता है। श्वसन के दौरान पायरुविक अम्ल का जो निर्माण होता है वो होता है आपके कहाँ पर? श्वसन में के दौरान पायरुविक अम्ल का जो निर्माण होता है वो ग्लाइकोलाइसिस में होता है। क्रेब्स चक्र होता है, ये मैंने कितनी बार आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्रेब्स चक्र होता है डिक्टियोसोम, माइट्रोकांडियल मैट्रिक्स में, लाइसोसोम में या अंत प्रद्रव्य चलिका में। 10वां क्वेश्चन पूछा हुआ है कि क्रेब्स चक्र जो होता है वो किस में होता है? वेरी गुड, शाबाश, ये हुई ना बात, ये मैंने आपको पढ़ा रखा है। तो क्रेब्स चक्र होता है आपका माइट्रोकांडिया। सभी के बिल्कुल सही आंसर आ रहे हैं, ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस व क्रेब्स चक्र के मध्य कौन सी कड़ी होती है? ग्लाइकोलाइसिस व क्रेब्स चक्र के बीच की जो कड़ी होती है वो कौन सी होती है? सिट्रिक अम्ल होता है क्या? एसिटाइल CoA होता है क्या? सक्सिनी अम्ल होता है या ऑक्सेलो एजेटिक अम्ल होता है? ग्लाइकोलाइसिस व क्रेब्स चक्र के मध्य कौन सी कड़ी होती है? 11वां क्वेश्चन, बिल्कुल सही। तो उनके बीच की जो कड़ी होती है एसिटाइल CoA होता है। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, ग्लाइकोलाइसिस का लक्षण क्या है? ग्लाइकोलाइसिस का जो लक्षण है वो क्या है? प्रोटीन का ग्लूकोज में बदलना, ग्लूकोज का फ्रक्टोज में बदलना, स्टार्च का ग्लूकोज में बदलना या ग्लूकोज का पायरुविक अम्ल में बदलना। ग्लाइकोलाइसिस का लक्षण क्या है? 12वें नंबर का क्वेश्चन आपके सामने। बिल्कुल सही, 12वें का आ जाएगा आपका डी वाला। क्या आ जाएगा कि ग्लाइकोलाइसिस का जो लक्षण होता है वो क्या होता है? ग्लूकोज का पायरुविक अम्ल में बदलना। जो पहली बार देख रहे हैं, अगर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर मैसेज करके जुड़ जाना, 9753749986। 13वें नंबर का क्वेश्चन है कि क्रेब्स चक्र के सक्सीनेट स्तर पर हटने वाले हाइड्रोजन परमाणु ग्रहण किए जाते हैं FAD द्वारा, ADP के द्वारा, ATP के द्वारा या NAD के द्वारा? बताएं। 13वें नंबर का क्वेश्चन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा और 13वें का हो जाएगा आपका A, FAD के द्वारा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है? अगला क्वेश्चन आपके सामने है, पौधों में अक्षीय श्वसन का अंतिम उत्पाद कौन सा है? पौधों में अक्षीय श्वसन का जो अंतिम उत्पाद है वो CO2 तथा ऊर्जा है, CO2 जल तथा ऊर्जा है, जल तथा ऊर्जा है या CO2 तथा H2O2 है? पौधों में अक्षीय श्वसन का अंतिम उत्पाद कौन सा है? वेरी गुड, शाबाश, वो है आपका CO2 जल तथा ऊर्जा। पौधों में अक्षीय श्वसन का अंतिम उत्पाद होता है CO2 जल तथा ऊर्जा होती है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है? यद्यपि 15वें नंबर का क्वेश्चन आपके सामने, 15वें नंबर का है कि यद्यपि श्वसन में CO2 बाहर निकलती हैं, यद्यपि श्वसन में CO2 क्या है? बाहर निकलती हैं, फिर भी वायुमंडल में CO2 की मात्रा स्थिर रहती है। क्यों? क्योंकि CO2 कार्बोनेट चट्टानें बना देती हैं, CO2 एक बफर होती हैं, CO2 प्रकाश संश्लेषण में CO2 कार्बोट्रेट में बदल जाती हैं या प्रकाश संश्लेषण के अंतर्गत CO2 का अपघटन हो जाता है। वेरी गुड। यद्यपि श्वसन में CO2 बाहर निकल जाती है फिर भी वायुमंडल में CO2 की मात्रा स्थिर रहती हैं। क्यों स्थिर रहती हैं? क्योंकि उसमें प्रकाश संश्लेषण में CO2 कार्बोहाइड्रेट में बदल जाती है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर,
किण्वन का अवायवीय उत्पाद कौन सा है? किण्वन का अवायवीय उत्पाद कौन सा है? एल्कोहल व लिपोप्रोटीन, ईथर व न्यूक्लिक अम्ल, प्रोटीन व न्यूक्लिक अम्ल, या एल्कोहल, लैक्टिक अम्ल व समान यौगिक। किण्वन का अवायवीय उत्पाद कौन सा है? बी, बिल्कुल सही। किण्वन का अवायवीय उत्पाद जो होता है वो होता है एल्कोहल, लैक्टिक अम्ल व समान यौगिक। क्या होता है? एल्कोहल, लैक्टिक अम्ल व समान यौगिक होता है। अगला क्वेश्चन, ऑक्सीकरण फास्फोरिलीकरण जो होता है वो कहाँ पर होता है? ऑक्सीकरणी फास्फोलीकरण जो होता है वो प्रकाश संश्लेषण में होता है, श्वसन में होता है, वाष्पोत्सर्जन में होता है, या प्रोटीन संश्लेषण में होता है। क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है? क्वेश्चन पूछा हुआ है ऑक्सीकरणी फास्फोरिलीकरण जो होता है वो किस में होता है? तो वो जो होता है वो आपके श्वसन में होता है। कोशिका क्रियाशीलता में ऊर्जा का जो सामान्य स्रोत है डीएनए है, एटीपी है, आरएनए है, या एनएडी है। कोशिका क्रियाशीलता में ऊर्जा का जो सामान्य स्रोत होता है वो कौन सा होता है? तो वो होता है आपका एटीपी। आपको ईएमपी पथ के दौरान कुल एटीपी का जो उत्पाद होता है, ईएमपी का फुल फॉर्म भी बताना है, क्या हो जाएगा? ठीक है, ईएमपी पथ के दौरान एटीपी का जो उत्पाद होता है वो कितने उत्पाद होता है? तो वो होता है आपके 8 एटीपी। कितने होते हैं? ईएमपी पथ के दौरान का कल एटीपी उत्पाद जो होता है वो होता है 8 एटीपी। 20वां क्वेश्चन आपके सामने है, माइटोकॉन्ड्रिया में इलेक्ट्रॉन अधिगमन तंत्र स्थित होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में इलेक्ट्रॉन अधिगमन तंत्र जो स्थित होता है वो बाहरी झिल्ली में होता है, आंतरक्रिस्टी कोष्ठ में होता है, आंतरिक झिल्ली में होता है, या मैट्रिक्स में होता है। वेरी वेरी गुड आंसर। 20वें का बिल्कुल सही जवाब है। 20वें का आ जाएगा आपका आंतरिक झिल्ली में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में इलेक्ट्रॉन अधिगम तंत्र जो स्थित होता है वो होता है आपकी आंतरिक झिल्ली में होता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन, श्वसन क्रिया में फास्फेट बंधक ऊर्जा का सर्वाधिक मात्रा में उत्पाद जो होता है वो अनाक्षी श्वसन में होता है, गाइकोलाइसिस में होता है, क्रेब्स चक्र में होता है, या इनमें से कोई नहीं। श्वसन क्रिया में फास्फेट बंधक ऊर्जा का जो सर्वाधिक मात्रा में जो उत्पाद होता है वो कैसे होता है? 21वां। सब्सक्राइब करना रे, लाइक शेयर सब्सक्राइब, ठीक है। 21वां का बिल्कुल आपका आ जाएगा कि श्वसन क्रिया में फास्फेट बंधक ऊर्जा को सबसे मात्रा में जो उत्पाद होता है वो क्रेब्स चक्र के द्वारा होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी निर्माण के लिए आवश्यकता होती है। माइटोकॉन्ड्रिया में जो एटीपी के जो निर्माण के लिए जो आवश्यकता होती हैं वो O2 की होती हैं, NADP की होती है, FMN की होती हैं, या पायरुविक अम्ल की होती है। बताएं। 22वां क्वेश्चन आपके सामने कि माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी निर्माण के लिए जो आवश्यकता होती हैं वो किसकी होती हैं? बिल्कुल सही, वो जो होती हैं आपकी O2 की होती हैं। क्या होती हैं? O2 की आवश्यकता होती है। 23वें नंबर का क्वेश्चन, एसिटाइल CoA के एक अणु के पूर्ण ऑक्सीकरण से कितने एटीपी अणु उत्पन्न होते हैं? क्या क्वेश्चन पूछा हुआ? एसिटाइल CoA के एक अणु के पूर्व ऑक्सीकरण से कितने एटीपी अणु उत्पन्न होते हैं? 12 एटीपी, 15 एटीपी, 19 एटीपी, या 38 एटीपी। 23वां क्वेश्चन। वेरी गुड। तो एसिटाइल CO के एक अणु से पूर्ण ऑक्सीजन से आपके 12 एटीपी का अणु उत्पन्न होते हैं। कितने? 12 एटीपी। अगला क्वेश्चन आपके सामने 24वां, श्वसन की विभिन्न अवस्थाएं किस में नियंत्रित होती हैं? श्वसन की जो विभिन्न अवस्थाएं होती हैं वो किस में नियंत्रित होती हैं? ऑक्सिक द्वारा, शुगर के द्वारा, एंजाइम के द्वारा, या काइनेटिक के द्वारा। 24वें नंबर का क्वेश्चन, श्वसन की विभिन्न अवस्थाएं किस में नियंत्रित होती हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो श्वसन की विभिन्न अवस्थाएं जो नियंत्रित होती हैं वो एंजाइम के द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है मेरे प्यारे भाई बहन? एंजाइम के द्वारा होती है। अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन में, प्रकाश संश्लेषण व श्वसन में एटीपी का संश्लेषण एक ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया होती है जिससे ऊर्जा मुक्त होती है। ऑक्सीजन से, फाइटोक्रोम से, साइटोक्रोम से, या इलेक्ट्रॉन से। क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है? प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन में एटीपी का संश्लेषण एक ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया होती है जिसमें जो ऊर्जा मुक्त होती है ना, जिसमें ऊर्जा मुक्त होती हैं आपके इलेक्ट्रॉन से।
26वें नंबर का कि पाइरुविक अम्ल के एक अणु के पूर्ण ऑक्सीकरण में कितने एटीपी अणु की संख्या होती है। क्या क्वेश्चन है, 26वें नंबर का क्वेश्चन पूछा हुआ है कि पाइरुविक अम्ल के एक अणु के पूर्व ऑक्सीकरण में कितने एटीपी अणुओं की संख्या होती है। तो आप सभी को पता है 2, 8, 15 या 30 कितनी होती हैं। शाबाश, वो होती हैं 2 नहीं, अरे 2 नहीं, 8 नहीं, 10, 30 नहीं, वो होती हैं आपकी 15। ठीक है। अच्छा ये बताओ आपको वीडियो कैसा लग रहा है। वीडियो लग रहा हो तो लाइक का बटन आता है, वो अगर पास में अगर दबाने का मन हो तो दबा देना। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना। ठीक है। साइटोक्रोम किस में सहायता करता है। साइटोक्रोम आपकी किस में सहायता करता है। ग्लूकोज के ऑक्सीकरण में, ऊर्जा की विमुक्ति में, इलेक्ट्रॉन के परिवहन में या वृद्धि में। 27वां क्वेश्चन पूछा हुआ है साइटोक्रोम किस में आपकी सहायता करता है। वेरी गुड। साइटोक्रोम जो सहायता करता है वो इलेक्ट्रॉन के परिवहन में करता है। किसके, इलेक्ट्रॉन के परिवहन में आपके साइटोक्रोम सहायता करता है। अगला क्वेश्चन, श्वसन व प्रकाश संश्लेषण दोनों के लिए जो आवश्यकता होती है, श्वसन व प्रकाश संश्लेषण दोनों के लिए जो आवश्यकता होती हैं वो कार्बनिक ईंधन की होती हैं, साइटोक्रोम की होती हैं, सूर्य के प्रकाश की होती हैं या कार्बन बंधक की ऊर्जा की होती हैं। वेरी गुड। श्वसन व प्रकाश संश्लेषण दोनों के लिए जो आवश्यकता होती हैं वो साइटोक्रोम की होती है। सार्वभौमिक हाइड्रोजन ग्राही कौन सा है। सार्वभौमिक हाइड्रोजन जो ग्राही हैं वो एटीपी हैं, FMN है, COA है या NAD है। पता है सार्वभौमिक हाइड्रोजन ग्राही हैं वो कौन सा है। 29वें नंबर का क्वेश्चन। वाओ, वेरी गुड, डी वाला NAD। अगला क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि ETC के अंत में इलेक्ट्रॉन जुड़ता है। आपको सबसे पहले तो ETC का फुल फॉर्म बताना है। ETC के अंत में जो इलेक्ट्रॉन जुड़ता है वो साइटोक्रोम से जुड़ता है, H2 से जुड़ता है, O2 से जुड़ता है या H2O से जुड़ता है। ATC में अंत में इलेक्ट्रॉन जो जुड़ता है वो किससे जुड़ता है। वो जो जुड़ता है वो जुड़ता है आपके O2 से जुड़ता है, O2 से जुड़ता है। ग्लूकोज के 1 ग्राम अणु के पूर्ण ऑक्सीकरण से जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो कितने कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। 31वें नंबर का क्वेश्चन। ग्लूकोज के एक अणु के पूर्ण ऑक्सीकरण में कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है। चलिए बताएं, जल्दी से जल्दी बताएं। बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। वेरी गुड। ये किसी के ए, किसी के बी। 600, 686, 000, 1, 2, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 6,86,000। किण्वन क्या है, बी वाला आएगा है ना। किण्वन आपका क्या है, अनाक्षी श्वसन है, कार्बोहाइड्रेट का अपूर्ण अपचयन है, कार्बोहाइड्रेट का पूर्ण ऑक्सीकरण है या उपरोक्त में से कोई नहीं। बताएं किण्वन आपका क्या है। वेरी वेरी गुड आंसर। 32वां का है किण्वन आपका एक अनाक्षी श्वसन है। अगला क्वेश्चन, दिन के समय हरे पौधे CO2 नहीं छोड़ते, क्यों नहीं छोड़ते बताएं। बिल्कुल आपका सही जवाब हो गया कि दिन के समय हरे पौधे CO2 नहीं छोड़ते हैं। क्यों नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि उसमें इसका उपयोग प्रकाश संश्लेषण में करते हैं। अगला क्वेश्चन, यीस्ट किण्वन के लिए किस एक एंजाइम का स्त्राव करता है। यीस्ट किण्वन के लिए किस एक एंजाइम का स्त्राव करता है। इन्वेस्टर, जाइमेस, डिहाइड्रोजिनेस या एनोल।
बिल्कुल सही जवाब, वेरी गुड, जाई मेस। अगला क्वेश्चन, किण्वन का अंतिम उत्पाद। बिल्कुल सही, किण्वन का अंतिम उत्पाद जब शर्करा कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है तो एल्कोहल व एसिटिक एसिड है, CO2 है, एल्कोहल व CO2 है या एल्कोहल है। 35वां बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, एल्कोहल व CO2 है। अगला क्वेश्चन है, वसी पदार्थ का RQ जो होता है वो प्राय कितना होता है। वसी पदार्थ का RQ जो होता है वो प्राय 0 होता है, 1 होता है, 1 से अधिक होता है या 1 से कम होता है, बताएं। वेरी गुड, 36वां क्वेश्चन आप सभी के सामने। वसी पदार्थ का जो RQ होता है वो होता है आपके 1 से कम होता है। क्या होता है? 1 से कम होता है। श्वसन गुणांक RQ का जो अनुपात है, श्वसन गुणांक RQ का जो अनुपात है वो कितना होता है? वो होता है निष्कासित CO2 व अवशोषित O2 के आयतन के समान होता है। मौलिक अम्ल का श्वसन गुणांक कितना होता है? क्या क्वेश्चन है? 38वां क्वेश्चन है, मौलिक अम्ल का जो श्वसन गुणांक होता है 0.7, 1, 1.33 या 4। कितने नंबर का क्वेश्चन है ये? आपके 38वें नंबर का क्वेश्चन आ चुका है। 38वें नंबर का बिल्कुल सही जवाब है और ये हो जाएगा आपका सी वाला 1.33। मौलिक अम्ल का श्वसन गुणांक होता है 1.33। श्वसन ज्ञात करने के लिए प्रयोग किए जाने वाला जो उपकरण है वो कौन सा है? श्वसन ज्ञात करने के लिए प्रयोग किए जाने वाला जो उपकरण है वो कौन सा है? 39वें नंबर का आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है। 39वें नंबर का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वो है आपका रेस्पायरोमीटर। क्या है? श्वसन ज्ञात करने के लिए प्रयोग किए जाने वाला जो उपकरण है वो रेस्पायरोमीटर है। अगला क्वेश्चन 40वें नंबर का 40वें नंबर का क्वेश्चन पूछा हुआ है, कम ताप पर हरे सेबों को संग्रहित किए रखने का सबसे उपयुक्त कारण है प्रकाश संश्लेषण दर घट जाती है, श्वसन व प्रकाश संश्लेषण पूरी तरह रुक जाता है, श्वसन की दर घट जाती है या श्वसन व प्रकाश संश्लेषण की दर बढ़ जाती है। देखो, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप सभी को करना है। 40वें नंबर का क्वेश्चन है और ये आपको बताना है। चलिए बताएं, 40वें नंबर का क्वेश्चन बिल्कुल आपके सामने हो जाएगा और ये हो जाएगा बिल्कुल सही। ये हो जाएगा, श्वसन की दर क्या होती है? श्वसन की दर आपकी घट जाती है। अगला क्वेश्चन, मांसल पादपों में श्वसन गुणांक सदैव 1 से कम होता है। मांसल पादपों में श्वसन गुणांक सदैव 1 से कम होता है पूर्ण ऑक्सीकरण के कारण, पूर्व अपचयन के कारण, अपूर्ण अपचयन के कारण या अपूर्ण ऑक्सीकरण के कारण, बताइए। 41वें नंबर का बिल्कुल सही और ये हो जाएगा बिल्कुल आपके अपूर्ण ऑक्सीकरण के कारण। 42वां, अंकुरित RD के बीजों का RHQ कितना होता है? 1, 1 से अधिक, 1 से कम या 0? ये 42 क्वेश्चन आपके सामने। 42वें का हो जाएगा 1 से कम। ये मैंने आज आपको, देखो आज क्या था, आज मैं कहीं बाहर था इसलिए आपकी जो क्लास है मैंने ये रिकॉर्ड करके डाल दी थी, ठीक है। तो इसमें मैंने आपकी एक भी दिन क्लास मिस ना हो इसलिए मैंने आपकी फिर आज 9 बजे एक रिकॉर्डेड क्लास डाली थी जिसमें आपके मैंने 42 क्वेश्चन करा दिए। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आपको क्या करना है? लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। और अगर कोई भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो वो इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं 9753749986, ठीक है। आपकी ये वाली क्लास भी मैंने आपको रिकॉर्डेड डाल दी। अब आपकी 12 बजे भी होगी क्लास, फिर आपकी 3 बजे भी होगी और जो लाइव क्लास होगी वो रात को 9 बजे भी होगी, ठीक है। तो ये आज रिकॉर्डेड वीडियो था। अगर आप सभी ने लाइव देखा उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं 12 बजे।